हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लेटेस्ट सी बुक का चैप्टर 4 कवर करेंगे जिसका नेम है मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। चैप्टर 3 में हमने इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि इफ कंडीशन क्या होती है, एल्स क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, लेकिन अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेंगे। हमें पता है कि इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स थे उनका हम यूज कोई डिसीजन लेने के लिए करते थे प्रोग्रामिंग में, कि डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करके हम ले सकते थे। लेकिन जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं। जो हमें कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे हमें कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसको हम कवर करते हैं इस चैप्टर में। तो एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देखेंगे, एल्स इफ क्लॉज देखेंगे जिसको एल्स इफ लैडर भी कहा जाता है, और हम नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स जो कि हमने सेकंड चैप्टर में कवर किया था, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, वो कुछ सिमिलर है, उसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी जो कि एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो आपको बनाने हैं। ओके, तो थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। लूजर्स क्विट व्हेन दे फेल, विनर्स फेल अंटिल दे सक्सीड। जो लूजर्स होते हैं जब वो फेल हो जाते हैं तो वो क्विट कर देते हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं वो तब तक फेल होते हैं जब तक कि वो सक्सेस गेट नहीं कर लेते। तो बस कोशिश करते रहना है। फेल हो रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट कुछ ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, तो दिस इज़ गुड। और अब इसी के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम हमारा जो भी कोई भी हम एक्शन लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई मैं कंपनी ज्वाइन करूँगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, दो कंडीशन हमने रखी है कि अगर कंपनी मुझे मेट्रो लोकेशन एलोकेट करेगी, या फिर मुझे अच्छा सेल और या फिर सॉरी या नहीं, और मुझे अच्छा सैलरी का पैकेज देगी, तब मैं कंपनी को ज्वाइन करूँगी। तो एक एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे कोई एक्शन लिया। तो इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन को हम फेस करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे हम कोई भी एक्शन लेते हैं। तो ये जो कंपनी में ज्वाइन होने का जो डिसीजन है, ये जो कोई एक्शन है, ये हमने कैसे लिया? मल्टीपल कंडीशन हो गई यहाँ पे कि मेट्रो लोकेशन मिलनी चाहिए और अच्छा सैलरी पैकेज मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग सिचुएशन होती हैं उनको हम बहुत ही शानदार तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके हैंडल कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देखते हैं। सी में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और एंड नॉट। और इनको हम एंड और नॉट रेस्पेक्टिवली रीड करते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, ये एंड है, ये और ऑपरेटर है, और ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट है। अब इनकी क्या फंक्शनैलिटी है वो भी हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो बस देखते रहिए। सो अब हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको ध्यान से देखते हैं, और क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, ये एग्जाम्पल देखते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीवर्ड द स्टूडेंट गेट्स अ डिवीजन एज पर द रूल। ओके, तो किसी भी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कीबोर्ड से एंटर किए जाते हैं, और स्टूडेंट को डिवीजन मिलती है नीचे दिए गए रूल्स के अनुसार। अब वो रूल्स क्या है कि भाई, अगर बच्चे की स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 60 है या 60 से एबव है, तो उसकी डिवीजन होगी फर्स्ट। और अगर उसकी परसेंटेज 50 से लेके 59 के बीच में, 50 से लेके 59 के बीच में है, तो उसकी सेकंड डिवीजन होगी। और परसेंटेज अगर 40 से 49 के बीच में है तो उसकी थर्ड डिवीजन होगी। और अगर परसेंटेज 40 से बिलो है तो वो फेल है। ओके, तो ये कुछ सिंपल रूल्स हैं। इनको हमें प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है, और हमें बताना है कि स्टूडेंट की क्या डिवीजन है। तो 5 जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं। ये मेथड 1 है। यहाँ पे हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो मेथड 1 है, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम कई तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और किसी प्रोग्राम में क्या गलतियां हैं, मतलब गलतियां नहीं, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या, उनको किस तरीके से उसको एफिशिएंट हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है, ये हेडर फाइल होगी,
और ये मेन फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये हमने वेरिएबल्स बना लिए M1 से लेके M5 जो कि मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, मार्क्स सब्जेक्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए हमने M1 से लेके M5 तक वेरिएबल्स बनाए हैं। और परसेंटेज के लिए हमने ये बना लिया क्योंकि परसेंटेज के बेस पर ही तो हम डिवीजन डिसाइड करेंगे कि परसेंटेज 60 है, 60 से अबव है या उससे कम है, इस तरह से। तो हमने परसेंटेज नाम का वेरिएबल भी बना लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, जिससे कि यूजर को एक मैसेज दिखे, उसे पता चल सके कि उसको कीवर्ड से 5 नंबर, कुछ 5 वैल्यू एंटर करनी है जो कि मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के। तो हमने वो मैसेज डिस्प्ले कराया और स्कैन एफ की हेल्प से हमने उन M1 से लेके M5 के जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उसमें हमने मार्क्स को स्टोर करा लिया जो भी कीबोर्ड से एंटर किए। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, जो भी सब्जेक्ट्स का सम है वो हमने ऐड किया है, उसके बाद उसको 100 से डिवाइड किया है और 500 जो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए उससे हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये जब इसको हमने इम्प्लीमेंट करा, अरिथमेटिक ऑपरेशन है सिंपल सा, और उससे हमारी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी इस स्टेटमेंट से। ओके, तो अब जो मेन लॉजिक है वो प्रोग्राम का यहाँ पे शुरू होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने एक इफ ब्लॉक लगाया, उसके अंदर हमने कंडीशन लिखी कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है और इक्वल है 60 के, जो कि पहली कंडीशन थी, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक में आएंगे, और एल्स के अंदर हम आए तो हमें फिर से अभी क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिचुएशन है, 50 से 40 से इनके बीच में भी हमें देखना है। तो अगर परसेंटेज 50 से ग्रेटर देन है तो हमने 50 से अगर ग्रेटर देन है तो हमने सेकंड डिवीजन प्रिंट कर दिया। तो अब 50 से ग्रेटर देन हो गई तो ये हो जाएगा सेकंड डिवीजन प्रिंट। अगर ये भी नहीं है तो फिर दोबारा से हम एल्स ब्लॉक में आएंगे, और एल्स के अंदर हमने फिर से इफ कंडीशन लिखी। इफ के अंदर हमने लिखा अगर 40 से अबव 40 से ग्रेटर देन है या 40 के इक्वल है परसेंटेज, तो डिवीजन क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये मैसेज भी हमने प्रिंट कराया। और एल्स, अब क्योंकि और कंडीशन नहीं बची, बस लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगर इससे भी कम है तो बच्चा फेल है, स्टूडेंट फेल है, तो हमने उस एल्स के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दिया फेल। अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इफ एल्स जो यूज करें वो नेस्टेड है। जैसे पहले केस में हमने इफ लिखा, उसके बाद इफ एल्स, ये एक पेयर था, ठीक है, इफ का और एल्स का, और इस एल्स के अंदर दोबारा से हमने एक इफ एल्स लिखा, ठीक है। और जब फिर भी हमारे प्रोग्राम अभी रह गया और कंडीशन, और भी ज़्यादा कंडीशन थी जो हमें इम्प्लीमेंट करनी थी, तो फिर से हमने इफ दोबारा से एल्स के अंदर एक और इफ एल्स को क्या करा, नेस्ट कर दिया, एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। देख रहे हो यहाँ पे भी एल्स के अंदर ये वाला इफ एल्स। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम हम बना सकते हैं इस तरह से, ये एकदम से वर्क करेगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। दिस इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, बहुत ही सीधा सा प्रोग्राम था ये, और जिसमें हमने ऑब्जर्व करा कि जो प्रोग्राम है उसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का हमने यूज किया है। हालांकि ये जो प्रोग्राम है सही वर्क करेगा, लेकिन इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। सोचिए 3 डिसएडवांटेज, जो कि अभी हमने जब थर्ड चैप्टर में इफ एल्स को पढ़ा तो हम सोचेंगे अरे वाह ये तो बहुत ही इजी था, लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रोग्राम वर्क भी कर रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, लेकिन अभी इसके 3 एडवांटेजेस हैं। तो प्रोग्रामिंग जब हम सीखते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे प्रोग्राम एफिशिएंट हो, कम मेमोरी में प्रोग्राम रन हो, और सबसे ज़्यादा कम टाइम ले वो एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है ना, स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें, टाइम और स्पेस, ये सारी चीज़ें एफिशिएंट बनाती हैं प्रोग्राम को। तो देखते हैं कि अब इस प्रोग्राम में क्या 3 एडवांटेजेस हैं। तो पहला एडवांटेज, जैसे ही जो कंडीशन है, नंबर ऑफ कंडीशंस इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, इंडेंटेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि प्रोग्राम राइट साइड में आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें इस प्रोग्राम को तो देखिए, ये राइट इफ एल्स लगाया, इसके अंदर फिर से इफ एल्स है तो ये और थोड़ा राइट में आ गया, इसके अंदर एक और इफ एल्स है तो ये थोड़ा और राइट में आ गया। तो सोचिए ऐसे मान लीजिए अगर 50 कंडीशंस भी लिख दी तो क्या होगा, प्रोग्राम कहाँ जाएगा, एडिटर में तो आने से रहा, राइट। सो ये पहला एक डिसएडवांटेज था कि जैसे ही कंडीशंस की संख्या बढ़ती जा रही है तो जो इंडेंटेशन, मतलब इंडेंटेशन का मतलब होता है खाली स्पेस जो हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में छोड़ते हैं, जिससे कि प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, राइट साइड में चले आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू मैच द करस्पॉन्डिंग इफ एंड एल्स। देखो उसमें हमने बहुत सारी इफ एल्स लिखी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कौन जो इफ एल्स है कौन सा
कौन से इफ का करस्पॉन्डिंग एल्स है, क्योंकि उसके अंदर एक के बाद एक एफ एल्स इफ आ रहे हैं, राइट। सो उनको मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इफ एल्स को, करस्पॉन्डिंग इफ एल्स को मैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये सेकंड डिसएडवांटेज होगा। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं उनको मैच करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमने 3 डिसएडवांटेजेस देखे। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके। तो जो हम अगला प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज देखी कि मल्टीपल कंडीशंस को अगर हम है हैंडल करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर से बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर से हम किस तरह से इस प्रोग्राम को दोबारा से लिखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड 2। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ तक का जो प्रोग्राम है, वेरिएबल डिक्लेयर करना, फिर मैसेज प्रिंट आउट करना, उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर कराना और परसेंटेज कैलकुलेट करना, ये सारे स्टेप्स तो सेम रहे। लेकिन हमने जो चेंज किया है वो कहाँ किया है, इफ एल्स में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एल्स तो है ही नहीं है। ठीक है, चलो तो इफ को देखते हैं। पहला इफ स्टेटमेंट हमने लिखा कि अगर परसेंटेज 60 से ज्यादा है या 60 के बराबर है तो मैसेज प्रिंट करो तो फर्स्ट डिवीजन। ओके फाइन। सेकंड हमने एक कंडीशन में, ये देखो यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हमने, ये एक ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर एक कंडीशन लिखी कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। लेकिन यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिखी है। पहली कि या तो हमने एंड ऑपरेटर यूज करा है, लॉजिकल और नहीं करा। यहाँ पे हम कोई भी लॉजिकल और भी यूज कर सकते हैं, एंड भी यूज कर सकते हैं, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इनका। तो अभी अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कंडीशन लिखी हमने। पहली तो ये कि जो परसेंटेज है वो 50 से ग्रेटर देन है या 50 के बराबर है, और साथ में इसका मतलब और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और 60 से लेस देन है। 60 से लेस देन क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स तो लिखा नहीं है, हमने केवल इफ लिखा है। और अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि 60 से ग्रेटर देन या इक्वल है तो हम फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर ही देंगे ना। अब मान लीजिए किसी की 70% है, ठीक है, तो 50 से ग्रेटर देन हुई या नहीं हुई, हुई। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सेकंड डिवीजन है या फर्स्ट है, क्योंकि फिर तो वो फर्स्ट डिवीजन में आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि 60 से कम होनी चाहिए, मतलब कि 50 से लेके 59 के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है, और अगर 50 से 59 के बीच में है तो हमने सेकंड डिवीजन प्रिंट कर दिया। और फिर यहाँ पे हमने वही करा, 40 है या फिर 49 है, 40 से लेके 49 के बीच में है तो ये प्रिंट कर दो। और अगर लेस देन 40 है, लेस देन, तो फिर प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे देखा कि प्रोग्राम थोड़ा सा बेटर लग रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ लिख दिया। तो आगे देखते हैं। इन द सेकंड इफ स्टेटमेंट द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन 2 कंडीशन। हमने देखा कि एंड ऑपरेटर का, हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का हमने यूज करा है कोई भी 2 कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। ओके, और इसके 2 एडवांटेजेस हम इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम जब लिखा तो हमें 3 डिसएडवांटेजेस मिल रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें 2 एडवांटेज मिल रहे हैं। चलो कुछ तो बेहतर हुआ है इस प्रोग्राम में। पहला क्या है कि जो मैचिंग इफ एंड मैचिंग ऑफ द इफ विद देयर करस्पॉन्डिंग एल्स गेट्स अवॉइडेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्स कंडीशन है ही नहीं, प्रोग्राम में कोई एल्स ही नहीं है। तो हमें जो मैच करने की जो प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से इफ के साथ कौन सा वाला एल्स आएगा, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि एल्स है ही नहीं, मैच करने का कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सेवरल कंडीशंस द प्रोग्राम डज नॉट क्रीप टू द राइट। कि हम कितनी भी कंडीशंस लिखते आए लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो राइट में नहीं जाएगा। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा था, अगर मल्टीपल कंडीशन लिख रहे थे तो इंडेंटेशन बढ़ती जा रही थी, लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम इफ लिख रहे हैं वो हम एक साथ लिखते जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे देखिए, देयर इज अ नेगेटिव साइड टू दिस प्रोग्राम टू। इस प्रोग्राम की भी एक नेगेटिव साइड है। अब वो नेगेटिव साइड क्या है, चलो देखते हैं। इफ even if the first condition turns out to be true, all other conditions are still checked। ये क्या कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, मान लो कि हमने जो प्रोग्राम लिखा उसमें पहली कंडीशन ट्रू हो गई, किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स थे, तो पहली बार 70% मार्क्स थे, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि 60 से इक्वल या ग्रेटर देन। तो क्या होगा इस केस में कि
फिर भी जो अदर कंडीशंस हमने लिखी हैं कि 40 से ग्रेटर देन है या 50 से ग्रेटर देन है, ये जो जितनी भी कंडीशंस लिखी थी वो फिर भी एग्जीक्यूट होंगी। अदर कंडीशंस आर स्टिल चेक्ड, वो अब भी चेक होंगी। क्यों? और इससे क्या होगा, जब एक कंडीशन ट्रू हम हो गई उसके बाद भी अदर कंडीशंस भी चेक हो रही है, इससे क्या होगा कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का टाइम है वो इंक्रीज होगा। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एल्स इफ क्लॉज का यूज करके। ये जो आप देख रहे हैं ना एल्स इफ क्लॉज, इसको उसमें लेटेस्ट सी बुक में एल्स इफ क्लॉज कहा गया है, अदरवाइज हम उसको एल्स इफ लेडर भी कहते हैं। तो इसको हम एल्स इफ लेडर का यूज करके अवॉइड करेंगे। चलो तो देखते हैं एल्स इफ क्लॉज क्या होता है या एल्स इफ लेडर क्या होता है। तो देयर इज वन मोर वे इन विच वी कैन राइट द प्रीवियस प्रोग्राम। जो अभी हमने दो तरीके से प्रोग्राम लिखा, देखा आपने एक ही प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके। तो अब हम थर्ड उसी प्रोग्राम को मैं फिर से कुछ चेंजेस करेंगे और थर्ड तरीके से लिखेंगे। सो यूजिंग इफ एल्स reduces the indentation of the statement। हम इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं जैसे कि पहले इफ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद एल्स इफ लिखेंगे और फिर एल्स लिखेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो पूरा ध्यान के साथ पढ़ना है। ओके, सो इस इफ एल्स इफ को हम जब यूज करेंगे तो इससे इंडेंटेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जो लास्ट एल्स हियर द लास्ट एल्स गोज टू वर्क ओनली इफ ऑल कंडीशंस फेल। यहाँ पे जो एल्स स्टेटमेंट होगा, हम जो इसमें लिखेंगे लास्ट का स्टेटमेंट एल्स, वो तभी वर्क करेगा जब सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी। जो हमने ऊपर जितनी भी कंडीशन लिखी है, अगर वो सारे में से कोई कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही, उस केस में हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और साथ ही यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि इफ एक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अदर कंडीशंस बिलो इट आर नॉट चेक्ड। तो उसके नीचे लिखी हुई जितनी भी अदर कंडीशंस हैं वो चेक नहीं होंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी हमने जब पुराना वाला प्रोग्राम देखा था जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करा था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है उसके बाद भी वो दोबारा से अदर कंडीशंस को चेक कर रहा है, और इससे हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम बढ़ रहा है प्रोग्राम का, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सारी चीजें हों, प्रोग्राम हमारा कम टाइम में रन हो जाए। अगर जैसे आप फोन यूज करते हो, अब मान लो आप जैसे ही क्लिक करते हो अब उसको 5 सेकंड तक वो कॉल कर रहे हो, मान लो आप 5 सेकंड तक घूमते रहे तब कॉल हो, तो आप भी तो इरिटेट हो जाओगे ना कि इतना टाइम लग रहा है कॉल करने में। तो ये एल्गोरिदम्स होती हैं जिससे कि प्रोग्राम बेटर बने, इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जल्दी से रन हो। तो इवन इन एल्स इफ लेडर द लास्ट एल्स इज ऑप्शनल। यहाँ पे ये कह रहा है कि एल्स इफ लेडर में जो लास्ट का एल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शनल है। अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ओमिट भी कर सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है। सो राइट अ प्रोग्राम, फिर से हम उसी प्रोग्राम को लिखेंगे डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए कि स्टूडेंट की क्या डिवीजन आई है। ये होगा हमारा मेथड 3। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ तक परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली, और उसके बाद हमने इफ में लिखा कि अगर परसेंटेज 60 से ग्रेटर है या इक्वल है तो फर्स्ट डिवीजन कैलकुलेट कर दो। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर 50 से ग्रेटर है या 50 के बराबर है तो सेकंड डिवीजन प्रिंट कर दो। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये ट्रू, इसको चेक करेगा कि क्या परसेंटेज 40 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो थर्ड डिवीजन ये कर दो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये जो हमने एल्स स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लीजिए यूजर ने उसकी परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही रन होगा कंडीशन मैच हो जाएगी। कंडीशन मैच हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही प्रिंट होगा तो ये जितने भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे उनको कंपाइलर चेक नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एंड है प्रोग्राम का। अभी या फिर इफ के बाहर आ जाएगा, इफ के बाहर जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कहने का यही है कि जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो अदर कंडीशन को चेक नहीं करेगा कि ये यहाँ चेक हो गया तो अब इसको भी करे इसको भी करे, ऐसा नहीं होगा, जो कि हमारे इफ वाले केस में हो रहा था। ओके, तो अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। सो थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने लिखा है इसको हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी का मतलब इसको वन ऑपरेंड चाहिए होता है, और ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है किसको, रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट है उसको उल्टा कर देता है। कैसे? देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, नॉट लगाया कि y इज लेस देन 10। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर y की वैल्यू 10 से कम होगी तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, जबकि ये ट्रू होना चाहिए। तो y इज लेस देन
10, अगर बाई की वैल्यू 10 से लेस देन है तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। जैसे मान लो बाई की वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, बाई की वैल्यू 3 थी तो ये ट्रू हो गई। अभी ट्रू हो गई तो इसके आगे हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया इस तरह से, तो जब ट्रू होगी तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। ओके, तो आगे देखते हैं। The not operator is often used to reverse the logical value of a single variable। भाई ये सिंगल वेरिएबल, कोई भी सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को रिवर्स करने के लिए हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की वर्किंग के बारे में, क्योंकि हमने कोई भी ऑपरेटर के बारे में कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया गया है लेटेस्ट सी बुक में भी, तो हम जो भी प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसमें जो भी हमें यूज आ रहा है प्रोग्राम ऑपरेटर्स का, वो हम उसी के साथ में ही उनको कवर करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए ये एक टेबल दी गई है, ये ऑपरेंड्स हैं एक्स और बाई, और यहाँ पे इनका रिजल्ट दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू ट्रू है और बाई की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे हम ऐसे समझते हैं, देखो एक्स की वैल्यू ट्रू है तो नॉट एक्स क्या हो जाएगा, फॉल्स। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स तो ट्रू, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रू है तो फॉल्स कर दिया और फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया, और अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दिया, नॉट। ऐसी बाई के केस में अगर देखें, बाई की वैल्यू क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे नॉट वाई क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नॉट वाई क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब उल्टा कर दे रहा है, ये हमने पढ़ा था, राइट। चलो नॉट आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट को उल्टा करना, बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटर है। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर को कवर करते हैं, लॉजिकल एंड को। तो ये एक्स की वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू है, और यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करा है एंड ऑपरेटर लगा के। तो देखो एंड के केस में क्या हो रहा है, अगर दोनों ही ऑपरेंड ट्रू हैं तो इसकी वैल्यू ट्रू है, और अगर एक ऑपरेंड भी फॉल्स है तो वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो समझ रहे हो, दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ये ट्रू है, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ये फॉल्स है। देखो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स है, फिर तो ट्रू होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। ये है हमारा लॉजिकल और, ये दो पाइप दिख रही हैं आपको, है ना, एंटर की के ऊपर होता है ये सिंबल। सो अब देखो और के केस में उल्टा होता है। ये क्या कह रहा है कि अगर एक ऑपरेटर भी ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भाई अब तो कुछ चांसेस ही नहीं है ट्रू होने के, तो तब वो फॉल्स होगा। देखो यहाँ दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, है ना, यहाँ पे एक ट्रू है ये फॉल्स है, चलो उसको एक ट्रू चाहिए, एक ट्रू मिल गया, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ट्रू मिल गया है राइट साइड वाला, तो तब भी ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे तो कोई ट्रू है ही नहीं, लास्ट वाले ऑप्शन में दोनों ही फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसकी वर्किंग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आगे देखते हैं हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। सो क्योंकि अब हमने अपनी जितने भी ऑपरेटर्स हम जानते थे उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो अब टाइम आता है कि हम इनकी प्रायोरिटीज को रिव्यू करें। हमने पढ़ी थी ना कि अगर कोई हमने एक्सप्रेशन लिखी है और उसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर आते हैं तो हमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट करें, क्योंकि इससे हमारी पूरी एक्सप्रेशन पे ही फर्क पड़ता है। अगर हमने कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करा है, इससे जो आंसर है वो चेंज हो जाएंगे अगर हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे तो। सो आगे देखते हैं, हायर द पोजीशन ऑफ ऑपरेटर इन द टेबल हायर इज इट्स प्रायोरिटी। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, जो सबसे हाई पोजीशन पे है इसका मतलब है कि वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, और सबसे कम किसकी है, असाइनमेंट की, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो इनकी प्रायोरिटी सेकंड पे आती है, फिर प्लस माइनस होते हैं। तो ये आपको पता ही, आपने देखो ये वाले अगर ऑपरेटर्स की बात करें ये हमने कवर करे थे, है ना, और ये हमें पता भी होता है क्योंकि हमने मैथ्स में भी बोध मास पढ़े होते हैं, बोध मास या पैड मास, कहीं कहीं पैड मास ये होता है। सो ये हमने पढ़े होते हैं, पैड पी फॉर पैरेंथेसिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पहले मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर ये इनका क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, क्योंकि अगर किसी की प्रेसिडेंस सेम है तो हमने एसोसिएटिविटी भी कवर करी थी कि पहले जो ऑपरेटर आएगा फिर वो जैसे ये तीन ऑपरेटर है, इनकी जो ये वाले तीन की इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है कि बराबर है, इक्वल है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर एक एक्सप्रेशन में देखो मैथ्स में थोड़ा यहाँ पे एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो मैथ्स में कुछ ऐसे लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे इंटू लगा लो और फिर यहाँ पे 5 लगा लो, तो आपको पता है कि इस केस में क्या होगा,
डिवाइड पहले होगा और इनटू जो है बाद में होगा। ठीक है, ये हमें पता है डिवीजन पहले होगा और मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा। और इसी केस को अगर हम ऐसे लिखते 10 और इंटू 10 into 5, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, 10 into 5 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख दो 2। तो इस केस में क्या होगा मैथ्स में भाई, फिर भी डिवाइड पहले परफॉर्म होगा, डिवाइड पहले परफॉर्म होगा उसके बाद इंटू का। लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होगा, प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर पहले आ जाएगा वो इवेल्युएट होगा। अगर इस केस की बात करें तो पहले डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा, और इस केस की बात करें क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है तो मैथ्स में ये इनके आंसर अलग आएंगे, लेकिन जो प्रोग्रामिंग में हम करेंगे तो पहले क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा 10 का 5 से, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेगा, क्योंकि इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट मतलब जो पहले आता जाएगा वो इवेल्युएट होता चले जाएगा। और उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक के प्लस माइनस, और फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर रिलेशनल का इक्वलिटी ऑपरेटर आता है, ये हमने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वलिटी ऑपरेटर। ये नॉट इक्वल ऑपरेटर होता है। तो देखो लॉजिकल में इक्वल साइन नहीं है, केवल नॉट है जो कि वैल्यू को रिवर्स कर रहा है, और ये नॉट इक्वल ऑपरेटर है जो इक्वलिटी ही चेक कर रहा है कि इक्वल है या नहीं है, राइट। और ये यहाँ पे लॉजिकल एंड जो हमने अभी देखा कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, और इसमें देखा कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब ये फॉल्स होगा, अदरवाइज एक ट्रू भी मिलेगा तो ये ट्रू होगा। और असाइनमेंट तो आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हमें असाइन करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर की। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, एक टर्नरी ऑपरेटर। अब तक हमने देखो यूनरी ऑपरेटर पढ़ लिए, बाइनरी पढ़ लिए। यूनरी मतलब एक ऑपरेटर चाहिए हो, जैसे कि नॉट लॉजिकल था, लॉजिकल नॉट था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, वैल्यू को रिवर्स हो रही है तो एक ही ऑपरेटर तो होता था, बस नॉट लगा दो उसकी वैल्यू चेंज। और हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये पढ़े, ये बाइनरी थे, इसको दो ऑपरेंड की जरूरत थी। जैसे कि अगर प्लस ऑपरेटर लगाना है तो मान लो 2 + 3 करा, तो दो वैल्यू हो गई ना, जिन पे परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेंड हो गए। लेकिन अब कंडीशनल के केस में क्या हो रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है, जिसको 3 ऑपरेंड की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन दिखा रहा है। तो इसको जो हम लिखते हैं तो वो किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 लिखते हैं और एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है और ये कॉलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बिगनर्स होते हैं तो वो थोड़ी गलतियां कर देते हैं। ओके, तो पहला केस क्या होता है कि पहले जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो इवेल्यूट होगी। यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्सप्रेशन लिखी होगी, रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखी होगी कि उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ रहा होगा। तो अगर वो ट्रू होगी तो देखो यहाँ पे, अगर जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगी, मतलब ट्रू होने का अलग है, उसकी जो उसको जब इवेल्युएट करेंगे तो नॉन जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आए, बस नॉन जीरो वैल्यू हो तो वो ट्रू मान जाएगी। तो क्या होगा, देन एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्यूटेड, यहाँ पे 10 नहीं है, ये देन है। तो एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्यूटेड, मतलब एक्सप्रेशन 1 मतलब जो इसकी बाल लिखी हुई है ये वाली एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगी। और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 इज, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो बाद वाली एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, ये हेडर फाइल होगी, ये मेन फंक्शन हो गया, ये वेरिएबल्स हो गए, ये सब आपको बताइए। यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराया और यहाँ पे वैल्यू को एंटर कराया। अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है मैक्स नाम का, ठीक है, ये जो यहाँ पे बनाया है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी, ए इज ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन समझ रहे हैं, जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब कोई ट्रू या फॉल्स का आंसर मिलना चाहिए उसका। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे जो भी हम चाहते हैं वो एक्शन लिखा, कॉलन लगाया, दूसरा एक्शन क्या चाहते हैं वो लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, ये यहाँ से हमने जब यूजर को मैसेज दिखाया और यूजर ने दो वैल्यू एंटर कर दी, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, मान लो यूजर ने एंटर करे 10 and 5, तो 10 किस में स्टोर हो जाएगा, ए में, और बी में हो जाएगा 5। तो ए की वैल्यू ज्यादा है, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब मैक्स में क्या साइन कर दो, ए मैक्स, ये इक्वल लग रहा है ना, इसका मतलब इसका जो पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाली, जो कि क्योंकि ट्रू हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो इस मैक्स के अंदर प्रिंट हो जाएगी, मतलब स्टोर हो जाएगी, सॉरी प्रिंट नहीं है ना, प्रिंट हम कहाँ से कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट से। तो प्रिंट हमने करा तो देखो ग्रेटर ऑफ %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से, और हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी मैक्स, मतलब ए बी के साथ और ये मैक्स, ठीक है। सो कंडीशनल ऑपरेटर की एक तरीके से इफ एल्स का ही को रिप्लेस कर सकते हैं।
अगर सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ नोट्स की, तो हमने क्या क्या इस वीडियो में कवर करा वो देखते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कैन बी डन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर कुछ जटिल डिसीजन हमें लेने हैं तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की सहायता से ले सकते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये एंड, और एंड नॉट। और लॉजिकल ऑपरेटर्स दो सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जब हमें रेंज चेक करनी हो, जो कि हमने लिखा था सेकंड प्रोग्राम जिसमें हमने दो रेंजेस के बारे में लिखा था। और सेकंड, अगर यस नो वाले सिंपल क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर को केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, बाइनरी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं। हायरार्की देखी थी हमने, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, सबसे अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें ये ऑपरेटर्स हैं तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, पहले नॉट परफॉर्म होगा, उसके बाद ये है ना, फिर ये, तो इस तरह से हमने टेबल देखी थी हायरार्की ऑफ। उसके बाद साइज ऑफ, ये भी एक ऑपरेटर है जो कि हमें नंबर ऑफ किसी एंटिटी में कितनी बाइट्स हैं वो हमें उसका रिजल्ट देता है। ओके, तो अब जो एक्सरसाइज है वो ये है, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर एंटर्ड थ्रू द कीवर्ड इज अ लीप ईयर और नॉट। कि कीवर्ड से आपको कोई ईयर की वैल्यू एंटर करानी है और फिर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में भी आपको देखने को मिल ही सकता है। बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है, अगर आपने इक्वल्स को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इसको प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और सेकंड प्रोग्राम ये है कि आपको कीबोर्ड से 3 नंबर एंटर कराने हैं और उसको आपको सबसे बड़ा जो नंबर है उसको प्रिंट करना है, और इस प्रोग्राम को आप करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।